निशा और दिशा दोनों जुड़वा बहनें आज बहुत खुश थीं। उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। निशा, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, पर हम एक ही घर में शादी होकर जाएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ दिशा, तुम्हें पता है हमारी शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन होंगे। हमारी हल्दी की रस्म एक साथ होगी। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी हल्दी की रस्म का समय हो रहा है। दादी माँ बाहर बुला रही हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होगी। ठीक है माँ, हम दोनों अभी तैयार हो जाते हैं। सब मेहमान आ गए क्या? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, इसीलिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं अंजलि, सौम्या, राधिका कहाँ रह गईं? उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी हल्दी की रस्म में आएंगी। निशा, तूने राधिका को क्यों बुला लिया? तुझे पता है ना कि वो तेरे से ठीक से बात नहीं करती है। मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। बाकी सबको बुला लेती, मैंने भी अपनी बहुत खास दोस्तों को ही बुलाया है, सबको नहीं बुलाया। राधिका का आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं ना, बुला लिया तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। शादी का फंक्शन है, सहेलियों को बुलाना सही रहता है। माँ, मैंने उसे बुलाया नहीं था। मैं जब सबको इनवाइट कर रही थी तभी राधिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारी हल्दी के फंक्शन में आना चाहती हूँ, मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने कहा जब खुद मुंह से कह रही है कि, तो मैंने बोल दिया कि आ जाना, पर मुझे नहीं लगता वो आएगी। वो बहुत घमंडी है, अमीर खानदान की लड़की है ना, उसमें बहुत घमंड है अपनी अमीरी का। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी सभी सहेलियां आ गई हैं। तुम्हारी दादी आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ। निशा और दिशा दोनों पीले रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। दोनों जैसे ही बाहर आंगन में जाती हैं, दोनों देखती हैं कि उनकी सभी सहेलियां भी आ चुकी हैं, जिनमें राधिका भी है। मुझे पता था ये जरूर आने वाली है, मुझे तो इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। चल छोड़ ना, हमारी हल्दी की रस्म है, इसके चक्कर में अपना मूड खराब मत कर प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो निशा, दिशा, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही घर में शादी होकर जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों के पति मेरा मतलब है निशा को दिशा और दिशा को निशा समझ ले और तुम्हारी अदला बदली हो जाए। ये बेवकूफी वाला मजाक तुम्हें अभी करना था क्या? तुम इसीलिए आई हो? अरे कोई बात नहीं दिशा, वो हमारी मेहमान है। चलो दादी माँ बुला रही हैं, हम माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। आओ बच्चों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी सुख शांति से संपन्न हो जाए। ये देखो, ये हल्दी तुम्हें लगेगी। निशा दिशा के घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा होती थी। उनका अलग से छोटा मंदिर भी बनाया हुआ था। निशा दिशा माँ दुर्गा को प्रणाम करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। उधर राधिका के मन में कुछ और चल रहा था। जितनी मर्जी माँ दुर्गा की पूजा कर लो, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो मैं ठीक से पूरी होने ही नहीं दूंगी। निशा, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बनाया। मैं रोहन को चाहती थी, पर रोहन ने मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर तुम्हें चाहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहन मेरा दोस्त था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, पर आज तुम उसकी पत्नी बनने जा रही हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हल्दी में एक ऐसी चीज मिला दूंगी कि तुम्हारे पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाएगी, ऐसी खतरनाक एलर्जी कि तुम दोनों शादी के मंडप में बैठने लायक भी नहीं रहोगी। राधिका सबकी नजरें बचाकर हल्दी में एलर्जी करने वाला एक पदार्थ मिला देती है। उसे लग रहा था कि वो अपनी धूर्त योजना में सफल हो गई है, पर ऐसा नहीं था। सब लोग हल्दी की रस्म के लिए गाना बजाना कर रहे थे, तभी निशा दिशा की माँ उनके पास आती है। बच्चों, हल्दी से पहले अपने माथे और हाथ पैरों पर ये थोड़ा सा तेल लगा लो। ये दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, इससे तुम्हारे रंग रूप में और निखार आएगा। ठीक है माँ, निखार तो तब आएगा जब ये दोनों खुजली से बचेंगी। चल राधिका, हम सब डांस करते हैं, देख ढोलक बज रही है। निशा और दिशा को हल्दी लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, हमारी प्यारी सहेलियों की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो मैं आज खूब नाचूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये राधिका आज इतनी खुश क्यों है, वरना ये तो हमसे बहुत नफरत करती है। अच्छा है ना, सुधर गई। अब अच्छी बात है, हमारी हल्दी की रस्म में यही रौनक लगा रही है। निशा और दिशा ने वो तेल लगा लिया और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। राधिका देखती है कि निशा और दिशा पर तो उस एलर्जी वाले पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा जो उसने हल्दी में मिलाया था। वो दोनों तो आराम से बैठी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना महंगा एलर्जी करने वाला लिक्विड खरीदा था, इसका असर इन पर क्यों नहीं हुआ? ये दोनों तो आराम से बैठी हैं।
अम्मा जी, मैंने मंदिर में एक बर्तन में तेल रखा था जो निशा दिशा को अभी हल्दी के साथ लगाना है, पर वो मंदिर में रखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो बर्तन। आपने कहीं देखा तो नहीं? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखा। माँ, वो तेल आप ही तो हमें देकर गए थे, हमने वो तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था कि वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा, मैं तो बहुत देर से वो बर्तन ढूंढ रही थी। माँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। ये कैसे हो सकता है? ये बर्तन मंदिर से मैं नहीं लाई तो फिर मेरे रूप में? इसका मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई हैं बच्चों। ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियों। माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना, अब ये शादी भी बिना किसी रुकावट के संपन्न होगी उनके आशीर्वाद के साथ। राधिका घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है। माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने नफरत में आकर आज निशा और दिशा को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर आपने अपनी शक्ति से उस लिक्विड के असर को खत्म कर दिया जिससे निशा दिशा के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। राधिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं ही क्षमा कर देते हैं जिन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। राधिका सबके साथ हंसी खुशी हल्दी की रस्म पूरी करती है। राधिका के बदलते व्यवहार को देखकर निशा दिशा भी बहुत खुश थी और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खूब धूमधाम से निशा दिशा दोनों जुड़वा बहनों की शादी संपन्न होती है। ये लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए, शगुन के लिए अच्छा होता है। अच्छा लाओ, फिर तो पी लेता हूँ। दूध देखकर तो अनुभव जैसे खुश हो जाता है। वो दूध पीने ही लगता है कि तभी अचानक उसके हाथों से वो दूध का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और ये देख अनुभव सर पकड़कर छटपटाने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? अनुभव क्या हुआ आपको? फिर देखते ही देखते अनुभव एक सांप में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पति एक सांप निकला। अब मेरी सुहागरात का क्या होगा? कितने सपने संजोए थे इस दिन के लिए। एक सांप के साथ सुहागरात सोचकर भी कितना गंदा लग रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुभव अपनी सुहागरात वाले दिन एक सांप में बदल गया? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। नासिक में शांति अपने बेटे अनुभव के साथ रहती थी। वो अनुभव के लिए काफी समय से लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन अनुभव की कुंडली में तो जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। कितने समय से अपने लिए बहू ढूंढ रही हूँ, लेकिन तेरी कुंडली में तो जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जो इतने समय से किसी लड़की से तेरी जन्म पत्री ही नहीं मिल रही। माँ, सांप का नाम मत लो। तुम जानती हो ना मुझे सांप से कितनी नफरत है और उनसे कितना डर भी लगता है। हाँ, अच्छे से जानती हूँ। बचपन में जब गली में कोई सांप का खेल दिखाने आता था तो डर के मारे तू पैंट में ही सुसु कर देता था। क्या माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब तो मुझे ये सब मत बोलो। हाँ, जानती हूँ बड़ा हो गया है, तभी तो तेरे लिए बीवी ढूंढ रही हूँ, लेकिन लगता है बहू के लिए अभी हमें कुछ साल और इंतजार करना होगा। तभी उसकी सहेली कमला वहाँ आती। उसकी कोई जरूरत नहीं है शांति। एक लड़की है मेरी नजर में जिसका नाम है निशा। दिखने में सुंदर और बड़ी गुणी है, लेकिन हाँ है वो गरीब घर की। उसके पिता एक किसान है। दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। अब बोलो तो बात करूं? हाँ, अब तो गरीब घर की लड़की भी चलेगी। शांति अनुभव के साथ निशा के गरीब घर गई। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और वहाँ पर बस एक चारपाई बिछी हुई थी और रसोई में 2-4 बर्तन ही थे। उनकी गरीबी देख पहले तो शांति नाक सिकोड़ने लगती है, लेकिन फिर निशा को देख वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। अब वो इस शादी के लिए मान जाती है और सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। गरीब घर की लड़की निशा अपने ससुराल आ जाती है, जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थी। फिर सुहागरात वाले दिन। निशा, ये लो, इस गुलाब को अपने बालों में लगा लो। इससे तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। लाओ, मैं अपने हाथों से लगा देता हूँ। अरे वाह, अब लग रही हो ना कमाल की खूबसूरत। थैंक यू। फिर निशा दूध का ग्लास आगे बढ़ाते हुए अनुभव को पीने को देती है। ये लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए, शगुन के लिए अच्छा होता है। अच्छा लाओ, फिर तो पी लेता हूँ।
दूध देखकर तो अनुभव जैसे खुश हो जाता है। वो दूध पीने ही लगता है कि तभी अचानक उसके हाथों से वो दूध का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और ये देखकर अनुभव सर पकड़कर छटपटाने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? अनुभव, क्या हुआ आपको? फिर देखते ही देखते अनुभव एक सांप में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पति एक सांप निकला। अब मेरी सुहागरात का क्या होगा? कितने सपने संजोए थे इस दिन के लिए। एक सांप के साथ सुहागरात सोचकर भी कितना गंदा लग रहा है। इस कहानी के हीरो अनुभव को बचपन से ही सांपों से बड़ी नफरत थी। साथ ही उसे सांपों से बड़ा डर भी लगता था और यही डर बड़े होकर भी उसके साथ बरकरार रहा। कुछ दिन पहले अनुभव अपने ऑफिस से निकलकर बाहर चाय की टपरी पर चाय पीने आता है। अनुभव हर रोज वहां चाय पीने आता था। तभी अचानक से एक सांप वहां आ जाता है, जिसे देख अनुभव डर जाता है। सांप? उस वक्त चाय वाला काका पड़ोस की दुकान में किसी को चाय देने गया हुआ था। वो सांप शायद भूखा था, इसीलिए खाने के लिए अनुभव से कुछ मांग रहा था। लेकिन डर के मारे अनुभव पास में रखा पत्थर उठाता है और उस सांप के ऊपर दे मारता है। उस सांप की वही मौत हो जाती है। अरे ये आपने क्या किया? सांप को मार दिया? मैं तो भूखा था, तुझसे कुछ खाना मांगने आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही मार दिया। ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे मेरा श्राप लगेगा। तू भी एक दिन सांप बन जाएगा। ये कहकर सांप ने दम तोड़ दिया। ये क्या बोलने वाला सांप था? काका, आपने सुना इसने क्या कहा? नहीं साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला सांप बोलता है क्या? लेकिन आपने इसे मार कर ठीक नहीं किया। अरे मर गया तो अच्छा है काका, कम से कम किसी को डसेगा तो नहीं। शायद उसी दिन की सजा आज अनुभव को मिली थी, जो वो अब एक सांप बन चुका था। निशा अब उसे अपने कमरे में छुपा कर रखती है और फिर अगली सुबह निशा बहू, मैं न 4 धाम की यात्रा और गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। 1 महीने बाद लौटूंगी। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं गंगा स्नान करने जाऊंगी। तुम अपना और अनुभव का ख्याल रखना। वैसे वो है कहाँ? जी, वो माँ जी ऑफिस से फोन आया था, कुछ जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए उनको जाना पड़ा। आप आराम से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर कुछ देर बाद निशा अपने लिए चाय बनाती है, फिर सोफे पर बैठकर उसे पीती है। तभी उसका सांप पति फुफकारता हुआ वहां आता है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा पति तो सांप बन गया, ऊपर से उसकी ये भाषा मुझे समझ भी नहीं आ रही। अब क्या समझूं? अब इसे क्या चाहिए होगा? हाँ, तुम्हें तो दूध चाहिए होगा ना? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। निशा अपने सांप पति को एक कटोरे में दूध लाकर पीने को देती है। मेरे माँ बाप ने भी अमीर घर के चक्कर में सांप पति से मेरी शादी करवा दी। अब मैं इन्हें फिर से कैसे इंसान बनाऊं? हाँ, याद आया, वो काली पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा, मुझे उन्हें बुलाकर लाना होगा, वही मेरी मदद करेंगे। निशा काली पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक को बुलाने जाती है, फिर उसे सारी बात बताती है। वो तांत्रिक उसके साथ घर आता है। इसने इस सांप को मारकर घोर अनर्थ किया है, तभी तो सांप ने इसे ऐसा श्राप दिया है। जिस दिन इसने सांप की हत्या की, उस दिन उसकी सुहाग रात थी, इसलिए वो इससे दूध मांगने आया था, लेकिन उसने इसकी हत्या कर दी, जिस कारण इसकी सुहाग रात अधूरी रह गई। और इसीलिए तुम्हारा पति भी सुहाग रात वाले दिन ही सांप बन गया। लेकिन बाबा, इसका कोई निवारण तो होगा? 1 महीने तक इसको ये सांप वाला जीवन भोगना पड़ेगा। 1 महीने के बाद जब नाग पंचमी आएगी और ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अपने किए की माफी मांगेगा और चांदी का सांप उस शिवलिंग पर अर्पित करेगा, तभी ये मानव रूप में वापस आ पाएगा। तो क्या बाबा, अब 1 महीने तक मुझे अपने पति को सांप के रूप में ही झेलना होगा? हाँ, अब जब 1 महीने बाद नाग पंचमी आएगी। बाबा के मंत्र पढ़ते ही अनुभव बोलने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, निशा, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ यार, मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो, कहीं खुली हवा में। खुली हवा में लेकर जाऊंगी ना तो लोग तुमसे डरकर दूर भागने लगेंगे, जैसे तुम भागते थे सांप से डरते हुए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जंगल की तरफ ले चलती हूँ, वहाँ कोई नहीं देखेगा तुम्हें। निशा उसे अपने साथ जंगल लेकर जाती है, जहाँ एक नागिन की नजर उस सांप पर जाती है। हाय, ये नाग तो कितना सुंदर दिखता है, मुझे तो पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया।
निशा उसे थोड़ी देर जंगल में घुमाकर घर लौट आती है, लेकिन वो नागिन उसे भूल नहीं पाती और 2 दिन बाद वो उसे ढूंढते हुए उनके घर तक आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ वो तांत्रिक आ जाता है और उस नागिन को पकड़कर ले जाता है। छोड़ दे मुझे, मैं इससे प्यार करती हूँ, छोड़ दो, तू मेरी सौतन बनेगी, नागिन कहीं की। बाबा ले जाओ इसे यहाँ से। देखा मेरा जादू, सांप बनकर भी सब मेरी दीवानी है। चुप रहो, नहीं तो अभी सपेरे के पास छोड़ाऊंगी, फिर उसकी बीन पर नाचते रहना सारी उम्र। फिर ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। नागपंचमी का दिन आ गया। निशा अपने सांप बने पति के साथ मंदिर जाती है और वो सांप शिवलिंग पर पानी देता है, साथ ही उस पर चांदी का सांप अर्पित करता है। ऐसा करते ही वो वापस इंसानी रूप में आ जाता है। निशा, मैं ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं सुहागरात मना पाऊंगी। क्या? मेरा मतलब है मेरा पति मानव रूप में वापस आ गया, शुक्र है भगवान का। अब अनुभव और निशा खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करते हैं।